हेलो दोस्तों, आपने पिछली क्लास में देखा है जो भी, ठीक है, उन सब के बारे में एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, ठीक है, ऊपर ऊपर से। तो सहायक संधि किसकी देन थी? बैलजली की देन थी। और गोद प्रथा की समाप्ति किसके शासनकाल में सब शुरू किसने किया था? गोद प्रथा का अंत, जैसे कि गोद लेकर जो भी गोद लिए पुत्र हैं वो राज्य की गद्दी पर नहीं बैठ सकते, ये प्रथा लॉन्च की थी, यानी कि लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। अवध के साथ विश्वासघात भी हुआ था, क्योंकि अवध ने पहले तो अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन बाद में इनके राज्य को भी मिला लिया गया था, ठीक है। चलो, जो इम्पोर्टेंट है धार्मिक सुधार ये सब आपने देखे हैं। चेरी विद्रोह देखते हैं। चेरी विद्रोह 1800 से लेकर 1802 में हुआ था, और ये विद्रोह किसने किया था? भूषण सिंह ने, ठीक है। ये विद्रोह कहाँ हुआ था? क्वेश्चन ऐसा था कि चेरी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। किस जिले में हुआ था? तो पलामी जिले में हुआ, पलामू, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि फ़कीर विद्रोह कब हुआ? तो फ़कीर विद्रोह 18 से 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और इस फ़कीर विद्रोह के लीडर कौन थे? तो घुमंतु मुस्लिम समूह थे, मतलब कि एक मुस्लिम समूह था, ठीक है, जो जगह जो घूमता रहता था, देश विदेश में जाता था, वहाँ पर प्रचार करता था, ठीक है। तो ये फ़कीर विद्रोह उनकी देन थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये फ़कीर विद्रोह में जो पहले लीडर थे वे थे मजूमदार शाह। उसके बाद दूसरे आते हैं चिराग अली शाह, ठीक है। चिराग अली की सहायता की थी देवी चौधरानी और भवानी पाठक ने। ये दो हिंदू नेता थे जिन लोगों ने फ़कीर विद्रोह में सहायता की थी चिराग अली शाह की। और चिराग अली से पहले थे मजदूर शाह, मजमूर मज मजूमदार शाह, ठीक है। और ये कौन थे? ये सब गुमले मुस्लिम समूह थे, ठीक है। फिर आता है सन्यासी विद्रोह। अब देखते हैं कूका विद्रोह, देखते हैं कूका विद्रोह किसने किया था? कूका विद्रोह जवाहर मल भगत, जिनको बोलते हैं सियान साहब, ठीक है, इन्होंने किया था। और इनके शिष्य थे बालक सिंह, ठीक है। कूका विद्रोह सिख धर्म को शुद्ध करने का प्रचार के लिए हुआ था। मतलब जो सिख धर्म में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए कूका विद्रोह किया गया था, ठीक है। 1872 में कूका नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1885 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं सावंतवादी विद्रोह। तो सावंतवादी विद्रोह हुआ था 1844 में। नेता थे फोर्न सावंत, मराठा जो थे। और पांडेगार को किले का अधिपति बोला जाता था। और ये हुआ था 1801 से 1805 में, ठीक है। इसके नेता थे करवीन नायकन, जिनको फांसी दे दी गई थी। बेलोर विद्रोह 1806 में हुआ था। और ये बेलोर विद्रोह भारतीय सिपाही और टीपू सुल्तान के वंशज थे, बेलोर विद्रोह करने वाले, ठीक है। यानी कि भारतीय सिपाही थे जिन्होंने बेलोर नामक जगह पर टीपू सुल्तान के वंशजों को आज़ाद किया था। और टीपू सुल्तान के वंशज और भारतीय सैनिक दोनों लोगों ने मिलकर बेलोर विद्रोह को आगे बढ़ाया। उसके बाद आता है नायक विद्रोह, ठीक है। तो अब नायक विद्रोह 1806 से लेकर 1816 में हुआ था। और इस विद्रोह में छपवार प्रणाली का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके नेता थे अचल सिंह, जो थे बंगाल बेदनीपुर से, ठीक है। उसके आता है श्रावणकोल विद्रोह। तो श्रावणकोल विद्रोह तब इसके नेता थे बेलूथम्पी, ठीक है। और ये 1 साल तक श्रावणकोल विद्रोह चला था, जिसमें इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को श्रावणकोर में, ठीक है, मतलब श्रावणकोर में शासन नहीं करने दिया था। और ये बेलूथम्पी 1808 में यूएसए और फ्रांस, बेलूथम्पी ने 1808 में जो श्रावणकोर विद्रोह के लिए यूएसए और मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस से मदद मांगी थी, जहाँ से उन्हें मदद मिली भी थी। लेकिन देसी रियासतें थीं, उन लोगों ने बेलूथम्पी की मदद नहीं की थी। और ये विद्रोह 1809 तक आते आते खत्म हो गया था। बेलूथम्पी एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने, जब फाइट हो रही थी, तो जब अंग्रेज इनको पकड़ने के लिए आए तो ये उनके हाथ में नहीं लगे, जबकि इन्होंने सुसाइड करना उचित समझा, ठीक है। अब आते हैं बरेली विद्रोह। पहले पाइक विद्रोह देखते हैं। पाइक विद्रोह के जो नायक थे वो थे जगबंधु, ठीक है, इतना काफ़ी है। बरेली विद्रोह 1816 में शुरू हुआ था। और ये विद्रोह था, बरेली विद्रोह चौकीदार टैक्स का, यानी कि जो चौकीदारी टैक्स एक लागू किया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से ये बरेली विद्रोह हुआ था।
और ये टैक्स के नेतृत्व इस टैक्स मतलब इस टैक्स का विरोध किया था नेतृत्व विरोध करता और नेतृत्व जिसने किया था प्रदान किया था वो थे मुफ्ती मोहम्मद एवाज। ठीक है, उसके बाद आता है अलीगढ़ विद्रोह जो 1817 में हुआ था और ये अलीगढ़ विद्रोह मालगुजारी टैक्स की वजह से हुआ था और इसके नेतृत्व किया था दयाराम और भगवत सिंह ने। ठीक है, उड़ीसा का पाइक विद्रोह देखते हैं। उड़ीसा का पाइक विद्रोह भूमि कर बढ़ाया गया था। उड़ीसा का पाइक विद्रोह हुआ था क्योंकि उड़ीसा की भूमि जो फील्ड टैक्स होता है ना, खेत पर जो भूमि पर टैक्स लगता है, उस टैक्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने। और इस टैक्स को कम करवाने के लिए या इस टैक्स के विरोध किया गया था और ठीक है, इस टैक्स के विरोध के लिए नेतृत्व किया था जगबंधु ने। ठीक है, और इनका नेतृत्व प्रदान हुआ 1817 से लेकर 1821 में। और खुर्दा नायक पर पाइक फर्स्ट टाइम जीते थे, यानी खुर्दा नामक एक जगह है जहाँ पर पाइक फर्स्ट टाइम जीते थे। ठीक है, उसके बाद आता है कित्तूर विद्रोह। ठीक है, तो ये कित्तूर विद्रोह था कि रुद्र के अंतिम पुत्र, यानी कि एक रुद्र शासक थे जिनके अंतिम पुत्र को वास्तविक उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था। ठीक है, रुद्र एक राजा थे, रुद्रसेन। ठीक है, जिनके पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था अंग्रेजों ने। तो इसका कित्तूर विद्रोह के नेतृत्व किया था रानी चिन्नम्मा ने। ठीक है, उसके बाद किया था रायप्पा ने। तो चिन्नम्मा ने जब किया था तो किया था 1824 में और रायप्पा ने किया था 1829 में, लेकिन ये विद्रोह भी दफन हो गया जल्दी। उसके बाद आता है रामोसिस विद्रोह बेगा जो मराठा पुलिस की ज़मीन पर टैक्स था, यानी कि रामोसिस विद्रोह पुणे में हुआ था। ठीक है, रामोसिस विद्रोह पुणे में हुआ था। ये विद्रोह हुआ था क्योंकि जो मराठा लोग थे उनके पास जो ज़मीन थी उस ज़मीन पर टैक्स लिया गया था काफ़ी ज़्यादा, यानी काफ़ी ज़्यादा क्या टैक्स लगाया गया था। ठीक है, तो फिर इसका नेतृत्व किया था 1822 में चित्तूर सिंह ने, 1826 में उमाजी के नेतृत्व में हुआ था और 1829 में रामोसिस। ठीक है, रामोसिस ने इक्वल फाइट दी थी अंग्रेजों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी सीमा पर अधिकार कर लिया था। अहोम विद्रोह 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी सीमा पर अधिकार कर लिया। असम में अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने इसे नापसंद किया। असम एक जगह है, ठीक है, असम राज्य है जहाँ पर अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने इसे नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा। कंपनी द्वारा न मानने पर 1828 से लेकर 1830 तक गदाधर सिंह के नेतृत्व में असमियों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया, पर विद्रोह सफल न हो सका। गदाधर सिंह को निर्वासित कर दिया जाने के बाद 1830 में असमियों ने कुमार रूपचंद के नेतृत्व में विद्रोह किया, पर यह दूसरा विद्रोह भी असफल रहा। अहोम विद्रोह के बारे में हमने क्या सीखा है, हमने क्या जाना है कि अहोम विद्रोह 2 बार हुआ था। ठीक है, एक हुआ था गदाधर सिंह के नेतृत्व में और दूसरा हुआ था रूपचंद के नेतृत्व में। ठीक है, गदा सिंह के नेतृत्व में और मतलब गदाधर सिंह के नेतृत्व में, दूसरा हुआ था रूपचंद के नेतृत्व में। तो गदाधर के नेतृत्व में हुआ था 1828 से लेकर 1830 तक। ठीक है, लेकिन ये विद्रोह असफल हुआ जिसके बाद गदाधर सिंह को निर्वासित कर दिया असम से। ठीक है, उसके 1830 के बाद से असमियों ने फिर से विद्रोह किया और इसके नेतृत्व करता थे रूपचंद सिंह, लेकिन ये दूसरा भी असफल रहा। ठीक है, ये सब हुआ क्यों था? क्योंकि 1824 में बर्मा युद्ध हुआ। ठीक है, बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। जब बर्मा युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया और असम के अहोम वंश के जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, अहोम वंश के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इसे नापसंद किया और असम ईस्ट इंडिया कंपनी को असम छोड़ने के लिए कहा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम असम नहीं छोड़ेंगे, जिसके फलस्वरूप जो अहोम वंश के लोग थे उसके नेतृत्व करता थे गदाधर सिंह। ठीक है, इन्होंने 1828 से लेकर 1830 में विद्रोह किया, लेकिन ये विद्रोह भी असफल न हो सका और 1830 में रूपचंद सिंह ने भी विद्रोह किया, लेकिन ये दोनों ही बार फेल हुआ। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या नोट कर सकते हैं
एक तो ये कर सकते हैं, पहले तो लिखते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो कृपया करके नोट करते चलें। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, ठीक है। अहोम विद्रोह ये कितनी बार हुआ था? पहली बार तो ये है, ये 2 बार हुआ था, 1828 से 1830 और 1830 से, ठीक है, 1828 से लेकर 1830 में इसके नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता थे गदाधर सिंह, ठीक है। जो 1830 में जो 30 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रूपचंद सिंह, रूपचंद, ठीक है। गदाधर सिंह को असम से निर्वासित कर दिया था, और रूपचंद ने भी जब नेतृत्व किया, ये है फर्स्ट टाइम विद्रोह, ये है सेकेंड टाइम, और दोनों बारी ये असफल हुए, असफल, सफल, ठीक है। दोनों बार ये विद्रोह असफल हुआ। ये विद्रोह करने का रीजन क्या था? रीजन, विद्रोह का रीजन था असम में जो, मतलब उत्तरी नॉर्थ असम, नॉर्थ असम, नॉर्थ असम पर अंग्रेजों ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बोले, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया, ठीक है। तो भाई यही इसका रीजन है। तो उम्मीद है कि इन सब चीज़ों का, जो छोटी छोटी चीज़ें हम नोट करवाते चल रहे हैं, इन सब चीज़ों का हम नोट करते चले, जिससे कि आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसमें कम चीज़ों में बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं विशाखापत्तनम का विद्रोह। विशाखापत्तनम के विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत विशाखापत्तनम जिले में विद्रोही की एक लंबी श्रृंखला थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के नेतृत्व के अंतर्गत विशाखापत्तनम जिले में विद्रोहियों की एक लंबी श्रृंखला थी। पालकोंडा के जमींदार विजयराम राजे 1793 ईस्वी से लेकर 1796 ईस्वी तक लगभग 3 साल के बीच अंग्रेजों के साथ कई झटपुट लड़ाइयाँ लड़ी। 1821 लेकर 1831 यानी 10 साल के बीच फिर से पालकोंडा के जमींदार राजस्व वसूली के प्रश्न पर विद्रोह किया। 1830 में विशाखापत्तनम के जमींदार वीरभद्र राजे, ठीक है, वीरभद्र राजे ने पेंशन के सवाल पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 1832 से लेकर 1834 में विशाखापत्तनम के ही एक अन्य जमींदार जगन्नाथ राजे ने उत्तराधिकार विवाद में अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से विद्रोह किया, ठीक है। तो पहला किसने किया? पहला किया है पालकोंडा के जमींदार विजयराजे ने। दूसरा किसने किया? पालकोंडा के ही जमींदार, पालकोंडा के ही जो दूसरे जमींदार थे, पालकोंडा के जमींदार ने राजस्व वसूली के प्रश्न पर। तीसरा किया विशाखापत्तनम के जमींदार वीरभद्र राजे, ये तीसरा वीरभद्र राजे के पेंशन के मामले पर। और 1832 से 1834 के विशाखापत्तनम के ही एक अन्य जमींदार कौन थे, ये जिन्होंने विद्रोह किया उत्तराधिकारी के लिए, ये 4। टोटल विशाखापत्तनम के विद्रोह में कितने विद्रोह हुए? 4 बार विद्रोह किया गया, ठीक है। तो शुरुआत होती है 1793 से लेकर 1796 तक, ठीक है। यानी कि पहला विद्रोह हुआ मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत विशाखापत्तनम जिले के विद्रोहियों की एक लंबी श्रृंखला है। ये सब कहाँ था? ये सब विशाखापत्तनम के ही विद्रोह थे। तो पहला विद्रोह किया विजयराम राजे ने, दूसरा किया पालकोंडा के जमींदार थे उन्होंने ही सेकंड किया, ठीक है। तीसरा किया वीरभद्र राजे ने, और चौथा किया जगन्नाथ राजे ने। पहला हुआ है, ठीक है, पहला हुआ है वो हुआ है 1793 से लेकर 1796 के बीच।
दूसरा हुआ है 1821 से लेकर 1831 के बीच, तीसरा हुआ है 1830 और चौथा हुआ है 1832 से लेकर 1834। ठीक है, इनमें 3 साल का गैप, इनमें 10 साल का गैप, और ये 30 और ये 32-34। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं, विशाखापत्तनम विद्रोह। विशाखापत्तनम विद्रोह। ठीक है, तो विशाखापत्तनम विद्रोह में टोटल कितने विद्रोह हुए थे? तो टोटल 4 बार विद्रोह किया गया था, 4 टाइम। 4 टाइम कौन कौन? विजयराजे, विजयराजे। सेकेंड, भी एक जमींदारी थे। तीसरे देख लेते हैं एक बार, लेकिन इनमें से इनकी डेट और देख लो। विजयराजे ने 1783-93 ऐसे ही था, 1793 से 96 तक। दूसरा हुआ है 1821 से 31 तक। तीसरा हुआ है 1830 में, और चौथा हुआ है 1832 से लेकर 34 तक। ठीक है, टोटल 4 विद्रोह हुए। पहले विद्रोह विजयराजे ने, दूसरे विद्रोह पांड्य के ही विशाखापत्तनम के ही जमींदार थे उन्होंने, और तीसरा देखते हैं, तीसरा था वीरभद्र राजे ने, और चौथा था जगन्नाथ राजे ने। ठीक है, तो तीसरे के थे वीरभद्र राजे, चौथा थे जगन्नाथ राजे। तो इसको पहले से हटा ही दे। तो तीसरा है वीरभद्र राजे, चौथा है जगन्नाथ राजे। ठीक है, जगन्नाथ राजे ने क्यों किया था? जगन्नाथ राजे ने किया था भाई गोद लेने वाली प्रथा के लिए। वीरभद्र राजे ने किया था, वीरभद्र जैसे कभी हमने पढ़ा है, वीरभद्र राजे ने क्यों किया था? वीरभद्र राजे ने किया था पेंशन की वजह से। ठीक है, एक बार फिर से देख लो इसे, 4 बार हैं। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर विशाखापत्तनम जिले में विद्रोह की लंबी श्रृंखला। पालकोंडा के जमींदार विजयराजे ने 1793 से लेकर 1796 के बीच अंग्रेजों के साथ छिटपुट लड़ाइयाँ लड़ी। 1821 से लेकर 1831 के बीच पालकोंडा के जमींदार ने राजस्व वसूली के लिए, ठीक है, राजस्व वसूली के प्रश्न का विद्रोह किया था। 1830 में वीरभद्र ने पेंशन पर सवाल उठाए और जगन्नाथ ने उत्तराधिकारी विवाद पर। तो पहला तो छिटपुट विद्रोह, दूसरा विद्रोह था राजस्व वसूली, तीसरा विद्रोह था पेंशन, और चौथा था उत्तराधिकारी। ठीक है, ये रही छिटपुट लड़ाई, छिटपुट फाइट। दूसरा है राजस्व वसूली। तीसरा है पेंशन। चौथा है उत्तराधिकारी प्रश्न। ठीक है, तो ये चीज़ें थी विद्रोह करने के लिए, यानी कि इन वजहों से विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये पहले विजयराजे, दूसरे यहीं के पालकोंडा के जमींदार हैं। ठीक है, और तीसरे हैं वीरभद्र राजे, और चौथे हैं जगन्नाथ राजे।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट पर, कुर्ग का विद्रोह। ठीक है, दक्षिण भारत में 1833 से लेकर 34 में कुर्ग वासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई संगठित नागरिक विद्रोह में की मिसाल है। ठीक है, संगठित नागरिक विद्रोह की मिसाल है। यदि वहाँ के राजा वीर राजा ने जनता की तरह की बहादुरी दिखाई होती तो अंग्रेजों का निर्णायक हार का सामना करना पड़ता, परंतु ऐसा नहीं हुआ और उसके आत्मसमर्पण के बाद कुर्ग मई 1834 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम नोट करने के लिए क्या क्या लिखेंगे। 1833 से लेकर 34 तक कुर्गवासियों ने विद्रोह किया, बस इतना ही लिखें। कुर्ग विद्रोह। कुर्ग विद्रोह 1833 से 34। ठीक है, कुर्ग विद्रोह 1833 से 34 में हुआ और इसमें मतलब ये गांव इस नागरिकों ने भी साथ दिया। मतलब ये है कि इसमें पब्लिक इन्वॉल्व रही, पब्लिक इन्वॉल्व रही अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं गुमसुर का विद्रोह। 1800 से 1805 की ईस्वी के बीच हुए गंजाम विद्रोह का नेतृत्व श्री शंकर भंज ने किया था। ठीक है, किसने किया था? शंकर भंज ने किया था। उसके पुत्र धनंजय ने 1835 में गुमसुर की जमींदारी की लगान के बकाये के प्रश्न का विद्रोह किया। ठीक है, दूसरा दोबारा किया धनंजय, इनके ही पुत्र धनंजय ने 1835 ईस्वी के अंत में धनंजय की मृत्यु के बाद। ठीक है, 1835 की ईस्वी के अंत में धनंजय की मृत्यु के बाद आम जनता ने इस विद्रोह को जारी रखा। फरवरी 1837 में अंग्रेजों ने इसे बुरी तरह दबा दिया। ठीक है, गुमसुर विद्रोह के जन्म किसकी वजह से? गंजाम विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1800 से 1805 ईस्वी के बीच गंजाम विद्रोह का नेतृत्व श्री शंकर भंज ने किया था। ठीक है, शंकर भंज, उसके पुत्र धनंजय, 1800 से 1805। अब यहाँ पर नोट करते हैं। गुमसुर विद्रोह, आप सभी लोग नोट करते चलें। गुमसुर विद्रोह 1800 से लेकर 1805, ये किसने किया? वीरभंज ने, श्रीकर भंज ने। ठीक है, गुमसुर विद्रोह के 1805 से 1805 ईस्वी के बीच गंजाम विद्रोह का नेतृत्व, इसको गंजाम विद्रोह भी बोलते हैं, गुमसुर विद्रोह या गंजाम विद्रोह। ठीक है, ये किसने किया था? श्री शंकर भंज ने, श्रीकर भंज। ठीक है, श्रीकर भंज ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इनके पुत्र कौन थे? धनंजय। धनंजय कब किया? 1835 में। किस लिए किया? राजस्व के लिए, राजस्व वसूली के लिए। प्रश्न पर राजस्व वसूली। ठीक है, राजस्व वसूली की वजह से किया था और 1835 में। ठीक है, 1835 में ये मर गए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना पूछा जाता है कि गुमसुर विद्रोह का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था? श्रीकर भंज ने किया था। और गुमसुर विद्रोह कब से कब हुआ? तो 1800 से लेकर 1805 के मध्य हुआ। या गंजाम विद्रोह के में से कौन? आपको चारों ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं, आपको नोट करनी पड़ेगी।
अब आते हैं बहावी विद्रोह, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बहावी विद्रोह। तो बहावी आंदोलन भारत में शुरू किया गया बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने। वैसे तो आंदोलन का लक्ष्य इस्लाम में सुधार लाना था, परंतु भारत में इसका लक्ष्य अंग्रेजों एवं शोषक वर्गों के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, यद्यपि इसका प्रसार भारत में हो गया था। यह आंदोलन 1830 ईस्वी में शुरू हुआ। 1859 ईस्वी तक इसने अंग्रेजी सत्ता में को परेशान किया। 1831 ईस्वी में बरेलवी की मृत्यु के बाद बिहार में इनायत अली और विलायत अली और बंगाल में तीतू मीर एवं दुदू मियाँ के नेतृत्व में किया गया। अंतिम चरण में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पश्चिमोत्तर भारत हो गया। अब इसमें क्या क्या हम नोट करें, ठीक है, ये चीज़ें देखते हैं। तो ये शुरू किया था बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी ने, ठीक है। तो ये पहले इनको मान लिया, ठीक है। ये इस्लाम आंदोलन था, लेकिन अंग्रेजों भारत में ये अंग्रेजों एवं शोषक वर्ग के मध्य हो गया, ठीक है। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा, ठीक है। भारत, ठीक है, देखते हैं इसमें। और ये आंदोलन 1830 में शुरू हुआ और 1859 तक चला, ठीक है। 1831 में बरेलवी की मृत्यु हो गई, यानी सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो गई। अब बाद में बिहार में इनायत अली, ये दूसरे हैं नेतृत्व करता, एवं विलायत अली, ठीक है। इनायत और अली और विलायत अली ने दूसरे, और बंगाल में तीतू मीर और दुदू मियाँ, ठीक है, ये तीसरे नेतृत्व करता। तीन में जोड़ लिया जाएगा। अंतिम चरण में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पश्चिमोत्तर भारत रहा। तो इसमें हम क्या क्या नोट करना है ये भी देख लेते हैं। बहावी विद्रोह, बहावी विद्रोह, ठीक है। तो ये 1830 लेकर 1869 तक चला था। 1830 लेकर 1869 तक, 1830 से लेकर 1869 तक ये विद्रोह चला, बहावी विद्रोह, ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्व, यानी नेतृत्व किसने प्रदान किया? अब नेतृत्व अलग अलग देखते हैं। तो सर सैयद अहमद बरेलवी, आप इसको देख लेते हो, ठीक है। सर सैयद अहमद बरेलवी, फिर से देखो, नेतृत्व, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, ये पहले थे। दूसरे, क्योंकि जब सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो गई, उसके बाद ये इस विद्रोह का नेतृत्व किया इनायत अली और विलायत अली ने, ठीक है। अभी जो विद्रोह हुआ था वो बरेली में हुआ था, मतलब इसका बरेली में नहीं, इनका नाम बरेलवी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बरेली टिक कर दोगे। इसका केंद्र रहा है, लिख लेते हैं, केंद्र बिहार, पटना, ठीक है। पटना इसका केंद्र रहा है, ठीक है। तो इनायत अली और लियाकत अली ने, सेकंड लियाकत अली और इनायत अली ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। और बंगाल में नेतृत्व प्रदान किया तीतू मीर और दुदू मियाँ, तीतू मीर प्लस दुदू मियाँ,
मियाँ। ठीक है, ये कहाँ, ये दोनों कहाँ का नेतृत्व हुआ? बंगाल। और ये दोनों कहाँ के हुए? बिहार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फराजी विद्रोह, फराजी आंदोलन। अब आते हैं फराजी आंदोलन। ठीक है, फराजी आंदोलन, ये आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले में आरंभ हुआ था। इन आंदोलन का भी मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना ही था, पर यह बहावियों का विरोधी था। बहावियों का विरोधी था ये। बंगाल में कालांतर में इस आंदोलन ने अंग्रेजों के विरुद्ध का रुख अपना लिया था। सैयदुल्लाह एवं उसके पुत्र मोहम्मद मोहसिन यानी कि दुदू मियाँ, ठीक है, ने बंगाल के गरीब किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की और उनके बल पर एक सशक्त एवं प्रभावी आंदोलन चलाया था। ठीक है, फराजी आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले में हुआ था। यह आंदोलन इस्लाम में सुधार करना था, परंतु यह बहावियों का विरोधी था। बंगाल के कालांतर में इस आंदोलन ने अंग्रेजों के विरुद्ध का रुख अपना लिया। सैयदुल्लाह एवं उसके पुत्र मोहम्मद मोहसिन ने बंगाल के गरीब किसानों के बीच लोकप्रियता अर्जित की और उनके बल पर एक सशक्त एवं प्रभावी आंदोलन चलाया। ठीक है, तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है वो नोट कर लेते हैं। फराजी आंदोलन, यहाँ पर फराजी आंदोलन कहाँ चलाया गया? बंगाल। ठीक है, सैयदुल्लाह एवं उसके पुत्र मोहसिन, सैयदुल्लाह प्लस उनके पुत्र मोहसिन। ठीक है, बस इतना ठीक है। ये और ले लेते हैं फराजी विद्रोही, ये भी रीजन था, छोड़ो जाने दो, इतना काफ़ी है। संबलपुर का विद्रोह देखते हैं। तो संबलपुर में उत्तराधिकार के प्रश्न पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरोध के कई चरणों में गोंडों ने विद्रोह किया। पहला विद्रोह 1833 में हुआ, पर इसे शीघ्र ही दबा दिया गया। 1839 में सुरेंद्र साई के नेतृत्व में एक बार फिर विद्रोह हुआ, जिसके कारण नए भूमि बंदोबस्त के द्वारा राजस्व में अंग्रेजों द्वारा वृद्धि कर देना था। यह विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक चला। 1857 में ईस्वी की क्रांति के समय संबलपुर में सुरेंद्र साई ने मोर्चा संभाला था। ठीक है, संबलपुर में किसने मोर्चा संभाला था? 1857 में सुरेंद्र साई ने मोर्चा संभाला था, जिसमें अन्य जमींदारों ने भी उनका साथ दिया था। 1862 ईस्वी में सुरेंद्र साई द्वारा आत्मसमर्पण कर देने के बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया था। ठीक है, तो फिर से देखते हैं इसमें क्या क्या नोट कर सकते हैं। तो संबलपुर में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरोध के कई चरणों में गोंडों ने विद्रोह किया। पहला विद्रोह, ठीक है, ये पहला विद्रोह 1833 में चला था और उसके बाद इसे दबा दिया गया। दूसरा दोबारा विद्रोह हुआ 1839 में सुरेंद्र साई के नेतृत्व में। ठीक है, और सुरेंद्र साई के नेतृत्व में हुआ था और ये विद्रोह काफ़ी लंबा चला। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय सुरेंद्र साई ने इसमें मोर्चा संभाला था। यानी कि 1839 लेकर 1857 मान सकते हो आप। ठीक है, 1857 भी मान सकते हो। और सुरेंद्र साई मोर्चा था जिसमें अन्य जमींदारों ने उनका साथ दिया। और 1862 में इन्होंने सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 1833 से लेकर 1862 तक। ठीक है, तो पहला संबलपुर विद्रोह लिखते हैं पहले नोट करने के लिए। संबलपुर विद्रोह। ठीक है, संबलपुर विद्रोह। ठीक है, तो संबलपुर विद्रोह उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप के विरोध में चरणों में गोंडों ने विद्रोह किया था। ठीक है, पहला विद्रोह और दूसरा विद्रोह।
पहला विद्रोह कब हुआ था? 1833 में, 1833। और दूसरा विद्रोह हुआ 1839 में। और कब तक चला? लगभग 1862 तक चला। ठीक है, तो 1833 में कोई एक नेतृत्वकर्ता नहीं था, लेकिन 1800 जो दूसरा वाला है 1839 से 1862 में, ठीक है, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे सुरेंद्र साई। ठीक है, सुरेंद्र साई इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, अब इसके बीच और क्या घटना घटी थी, ऐतिहासिक घटना, इसमें ही 1857 भी पड़ता है, 1857। तो सुरेंद्र साई ने 1857 में संबलपुर में का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें संबलपुर में सुरेंद्र साई नेतृत्व करता रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोलीय विद्रोह। कोलीय मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिकों के रूप में काम किया करते थे। कोलीय मध्यकालीन भारत के दुर्गों के सैनिकों के रूप में काम किया करते थे। अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्गों का महत्व नहीं रहा, उन्हें तोड़ दिया गया। ऐसे में ये बेकार हो गए और ये यंत्र तंत्र विद्रोह के झंडे बुलंद करते रहे। 1824 ईस्वी के अंत में पश्चिमी घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती भाग में के कोलियों ने विद्रोह किया, जिसे 1825 में दबा दिया गया। 1839 में से पूना के आसपास के कोलियों ने विद्रोह के आरंभ कर दिया। 1850 ईस्वी तक चला। विभिन्न चरणों में भाऊ सरे, चिमनाजी यादव, नैना दरबारे, रघु भंगारिया, बाबू भंगारिया आदि ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह को रामाशोच ने भी सहयोग दिया था। ठीक है, कोली विद्रोह। अब इसमें हम क्या क्या नोट कर सकते हैं, ये चीज़ देख लो। तो ये कोलीय मध्यकालीन भारत के दुर्गों के सैनिकों के रूप में काम किया करते थे। अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्गों का महत्व नहीं रहा, उन्हें तोड़ दिया गया। ऐसे में ये बेकार हो गया और यंत्रतंत्र विद्रोह करने लगे। 1834 के अंत में पश्चिमी घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती भागों में कोलियों ने विद्रोह किया था। 1825 ईस्वी में दबा दिया गया। 1839 में पूना के आसपास के कोलियों का विद्रोह आरंभ हुआ। 1850 ईस्वी तक चला। विभिन्न चरणों में भाव सरे। देखो, इसमें कोई एक तो है नहीं नेतृत्वकर्ता, इसमें नेतृत्वकर्ता काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना लिख लो कि ये, ठीक है, 1834 मतलब 1800 तो जो छोटे मोटे छटपुट विद्रोह हुए 1824 तक। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद दूसरा विद्रोह हुआ, ये पहला आप मान लो, इसे मान लो दूसरा 1825 में दबा दिया गया। ये 1824 में ही है, 1825 में दबा दिया। 1839 में पूना के आसपास, ये है दूसरी बार पूना के आसपास कोलियों ने विद्रोह किया, आरंभ कर दिया। 1850 तक चला, 1839 लेकर 1850 तक। ठीक है, बस इतना ही नोट है, और एक दो नाम आप लिख लेंगे। कोली विद्रोह, कोली विद्रोह। ठीक है, कोली विद्रोह ये कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में मान लो, 1824 से 25 और 1839 से 50, 1850। ठीक है, 2 चरणों में हुआ कोली विद्रोह। और क्या क्या नोट कर सकते हैं? विभिन्न चरणों में भाऊ सरे, चिमनाजी यादव, नाना दरबार, रघु भंगारिया, बापू भंगारिया। ये और लिख लो कि ये जो कोली विद्रोह का इसमें साथ दिया था रामोसिस ने, रामोसिस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। गडकरी विद्रोह। गडकरी भी मराठा क्षेत्र के दुर्गों में सैनिकों के रूप में काम किया करते थे, जिसके बदले इन्हें करमुक्त जमीन मिला करती थी। अंग्रेजों का शासन हो जाने के बाद ये बेकार हो गए, तो तथा इनकी जमीन पर कर भी आरोपित कर दिया गया। इसके विरोध में गडकरियों ने 1844 में
विद्रोह कर दिया और सामनगढ़, कोहलपुर आदि इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र हैं। बाबाजी अहिरेकर इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, बाबाजी अहिरेकर। तो ये इंपॉर्टेंट है बाबाजी अहिरेकर का नाम। और 1844 के विरोध में गडकरियों ने 1844 में विद्रोह किया, गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह। ठीक है, रीजन लिख लो इससे, रीजन नहीं है कि मराठों द्वारा मिली जमीन पर टैक्स ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से 1840 शायद 1844 में विद्रोह हुआ, गडकरी विद्रोह 1840 में हुआ, 1844 में। ठीक है, बाबाजी अहिरकर के नेतृत्व में, बाबाजी अहिरकर। ठीक है, तो ये गडकरी विद्रोह का ये है। आगे बढ़ते हैं, बुंदेला विद्रोह। तो 1835 में अंग्रेजों ने उत्तरी पश्चिमी प्रांत नामक एक नया प्रांत बनाया, जिसमें मराठों से छीने गए आधुनिक मध्य प्रदेश के 2 जिले भी मिलाए गए, सागर और दमोह। इस प्रांत में वर्ल्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महलवारी बंदोबस्त किया गया, जिसमें 20 वर्षों के लिए लगान पर निर्धारित बढ़ी हुई दर पर कर दिया गया। इससे यहाँ के जमींदार नाराज हुए और जब उनसे लगान जबरदस्ती वसूल कर दिया जाने लगा तो सागर के 2 जमींदार जवाहर सिंह और मधुकर शाह ने 1842 में विद्रोह कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। 1843 में इसके विद्रोह को पूरी तरह काबू पा लिया गया। ठीक है, ठीक है, कौन सा विद्रोह? बुंदेला विद्रोह है। इसके बाद आ जाएगा 1857 की क्रांति। तो अब ये बुंदेला विद्रोह, तो इसमें नोट करने वाली क्या क्या चीज़ें? 1835 में शुरू अंग्रेजों ने नामक एक नया प्रांत बनाया, रीजन, ये रीजन में आ जाएगा। 1835 में उत्तरी पश्चिम प्रांत बनाया गया, जिसमें मराठा से छीने गए आधुनिक मध्य प्रदेश के 2 जिले भी सागर और दमोह, ठीक है, दमोह मिला दिए गए। कहाँ गए थे? मध्य प्रदेश मराठों से छीने गए। ठीक है, इस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महलवारी बंदोबस्त किया गया। महलवारी में क्या था कि 20 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसको क्या क्या करना है। तो बुंदेला विद्रोह नोट के लिए बुंदेला विद्रोह, ठीक है, बुंदेला विद्रोह कब हुआ? 1835 में सागर दमोह, ये हुआ 1835 में। 1835 में विद्रोह नहीं हुआ, 1835 में सागर और दमोह को मिला लिया गया, एक नया प्रांत बनाया गया, मतलब न्यू प्रांत क्रिएट किया गया, जिसमें सागर और दमोह, ठीक है, जो कहाँ के थे? एमपी के। ठीक है, इनको नए प्रांत में ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब रीजन देखो और, ठीक है, इस जो नए प्रांत पर क्या लगाया गया? बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त प्रथा। ठीक है, इसमें 20 वर्ष टैक्स इंक्रीज किया गया, टैक्स लगाया गया और बढ़ा हुआ टैक्स लगाया गया। ठीक है, तो ये तो रीजन था।
बुंदेला विद्रोह का। उसके बाद देखते हैं कि अब इसमें विद्रोह कैसे हुआ। तो जवाहर सिंह और मधुकर शाह 1842 में विद्रोह कर उत्पात मचाते हैं। जवाहर सिंह प्लस मधुकर शाह ठीक है। 1842 में विद्रोह करते हैं और 1843 तक विद्रोह खत्म और विद्रोह शुरू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 1857 से पहले जितने भी छोटे मोटे विद्रोह हुए हैं, ठीक है, उन सारे विद्रोह के बारे में हमने रिटेन आपको बताया है। ठीक है, आपको थ्योरेटिकल मामला भी दिया है और आपको नोट्स बनाने के लिए जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनके लिए भी आपको सब कुछ इसमें आपको मिल गया है। ठीक है, आप बस रिवीजन करते रहें और इतना ही है, जो भी पूछा जाना है इतना ही पूछा जाना है इसमें। ठीक है, अब आते हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 ईस्वी अपना विशिष्ट महत्व रखता है क्योंकि इस वर्ष से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था। तत्कालिक कार्य देखते हैं। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कार्य थे सैनिक कार्य। जैसा कि सबको पता है, कंपनी ने भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति रखी थी, उसका सर्वाधिक स्पष्ट रूप सेना में देखा गया था। कारण उसी में भारतीयों के रोजगार मिलने की सर्वाधिक संभावना थी, परंतु भारतीय सैनिकों के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव होता था। इस कारण हम पहले भी देखते हैं कि 1776 में बंगाल में, 1806 में बेल्लूर में, 1824 में बैरकपुर में और अन्यत्र भी सेना का विद्रोह हुआ। कितनी भी योग्यता या बहादुरी दिखाने पर भी भारतीयों को जमादार से ऊंची पदोन्नति नहीं मिलती थी। जमादार मतलब एक चपरासी जिसे बोल सकते हो, यानी नीची पोस्ट, बहुत नीची पोस्ट। तो जमादार से ऊंची पदोन्नति नहीं मिलती थी। भारतीय सैनिकों के वेतन भत्ते आदि भी अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम थे। साथ ही खान पान, रहन सहन एवं व्यवहार में भी भारतीयों के साथ भेदभाव बरता जाता था। सेना में भी पादरी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आते रहते थे। फिर कंपनी की नीति में से, ठीक है, भेदभाव बरता जाता था। सेना में भी पादरी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आते रहते थे। फिर भी कंपनी की नीति से जिस प्रकार भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी, उससे सैनिकों पर भी असर पड़ता था, क्योंकि उस समय सैनिकों की आय उतनी नहीं होती थी कि जितनी कि उसकी आय से ही सारे परिवार के लोगों का पेट भर सके। अर्थात कृषि ही उसकी आवश्यकता को पूरा करती थी। वस्तुतः सैनिक भी वर्दीधारी किसान ही थे, जिस पर लगान का समान बोझ पड़ता था। इतना तक भारतीय सैनिकों ने बर्दाश्त किया। पर ठीक है, जो 1776 में बंगाल में, 1806 में बेल्लूर में, 1824 में बैरकपुर में, 1857 से पहले सैनिक विद्रोह हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए या रीजनिंग में ऐसा आ सकता है कि बताइए कि यहाँ पर सैनिक विद्रोह हुए थे या नहीं, मतलब किस में सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन है बंगाल, उड़ीसा, बेल्लूर, बैरकपुर। तो हम बंगाल के बेल्लूर और बैरकपुर में हुए थे, उड़ीसा में नहीं, या 1857 से पहले नहीं हुए थे। ठीक है, तो उनकी धार्मिक भावना को चोट की गई, पर उन्होंने व्यापक विद्रोह कर दिया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में द जनरल सर्विस इंटेलिजेंस इनलिस्टमेंट एक्ट के अनुसार यह घोषणा की गई, भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार करके विदेश में जाना होगा। भारतीय समुद्र यात्रा को पाप समझते थे। भारतीय जो थे वो समुद्री यात्रा को पाप समझते थे। विश्व का विरोध कर ही रहे थे कि कंपनी की सेना में एक नई इनफील्ड नामक राइफल आई, जिसमें गोली लगाने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था तथा कारतूस में चर्बी होती थी। ठीक है, कतिपय उदाहरणों में गायों व सुअरों की चर्बी का प्रयोग किया गया था। सैनिकों को जैसे ही इस बात का पता चला, उनका क्षोभ सीमा पार कर गया। सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसा करतूत का प्रयोग
करना विरोध किया। उसने काफ़ी उत्पात मचाया। 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। 6 मई को सैनिकों ने फिर विद्रोह किया। सैनिक कहाँ मानने वाले थे। 6 मई को सैनिकों ने फिर से विरोध किया। अब कंपनी ने भारतीय सैनिकों को रुख देखते हुए उनके शस्त्रार्थ जब्त कर लिए, यानी कि उनके जो शस्त्र थे वो जब्त कर लिए। सैनिकों को सजा दी जाने लगी और उन्हें बड़ी संख्या में कैद किया जाने लगा। अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध किया कर विद्रोह की घोषणा कर दी और क्रांति की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो अब इसमें से हम क्या क्या जान सकते हैं कि उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा और उन्होंने व्यापक विद्रोह कर दिया लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के अनुसार भारतीय घोषणा की गई भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार करके विदेश जाना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सा एक्ट था जिसमें ये कहा गया कि भारतीयों को समुद्र पार करके युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसमें से हम देखते हैं क्या क्या नोट कर सकते हैं। चलो यहाँ पर सब कुछ नोटेड है। तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इंडियन क्रॉस सी एंड फाइट, ये कौन सा एक्ट था। इनलिस्टमेंट एक्ट, द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था जिसमें द लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में कहा कि भारतीयों को समुद्र पार करके युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय समझते थे कि समुद्र क्रॉस करना पाप होता है, मतलब समुद्र क्रॉस करेंगे तो हमें पाप चढ़ेगा, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी घटना क्या हुई कि इनफील्ड घटना हुई। ठीक है, तो जो एक इनफील्ड घटना थी मंगल पांडे ने की थी और 29 मार्च को विद्रोह बैरकपुर से और 8 अप्रैल को इनको मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है, 8 अप्रैल को 29 मार्च को इन्होंने विद्रोह किया बैरकपुर में और 8 मार्च को इन्हें फांसी दे दी गई। 6 मई को फिर विद्रोह हुआ, 6 मई को फिर से विद्रोह हुआ और 10 मई को लिखित विद्रोह हुआ। मतलब अभी तो 6 मई को ऐसा ही विद्रोह हुआ और 10 मई को रिटर्न विद्रोह हुआ, यानी कि उन्होंने घोषणा कर दी 10 मई को विद्रोह के लिए। और 31 मई, ठीक है, 31 मई डेट थी फिक्स ब्रिटिश से डायरेक्ट फाइट के लिए, यानी कि जो भारतीय अंग्रेज थे उनसे सीधे लोहा लेने के लिए। ठीक है, अब 10 मई को रिटर्न देख, अब इसको पढ़ते हैं इनके बारे में क्या है। क्रांति का उद्देश्य एवं समय देखते हैं। 1857 की क्रांति के संबंध में यह कहा जाता है कि इसमें संगठन का अभाव था। इस क्रांति के लिए उद्देश्य निश्चित समय, प्रचार, तैयारी, एकता, नेतृत्व आदि संगठन के सभी आवश्यक तत्वों का दर्शन हुआ। क्रांति का संदेश नगरों से लेकर गांव तक संप्रेषित किया गया था। संवाद, प्रेषण के लिए कमल आदि प्रतीकों का प्रयोग किया गया। ठीक है, संवेद प्रेषण के लिए किसका प्रयोग किया, कमल और रोटी या रोटी का भी प्रयोग किया गया था। ये सब प्रतीक थे विद्रोह के। 1857 की क्रांति का उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट था। 1857 की क्रांति का उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट था। अंग्रेजों को देश से निकालना और भारत को स्वाधीन कराना क्रांतिकारियों का अंतिम लक्ष्य था। यह कहना कि क्रांति में भाग लेने वाले सैनिक, जमींदार या छोटे मोटे शासकों के निजी हित थे। क्रांति के महत्व को कम करने की कोशिश है। स्पष्टतः यह विद्रोह एकता पर आधारित है और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध था। समय, संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत का एक ही समय निर्धारित किया गया था, वह था 31 मई 1857। जेसी विल्सन ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा है कि प्राप्त प्रमाणों से मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि एक साथ विद्रोह करने के लिए 31 मई 1857 का दिन चुना गया था। यह संभव है कि कुछ विद्रोह में विद्रोह का सूत्रपात निश्चित समय के बाद हुआ, किंतु इस आधार पर, ठीक है, देखते हैं
किंतु इस आधार पर यह आक्षेप नहीं किया जाता है कि 1857 की क्रांति के सूत्रपात के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया था। ठीक है, अब इससे पहले क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्व देखते हैं, नेतृत्वकर्ता। विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु यह नेतृत्व औपचारिक एवं नाम मात्र का था। विद्रोह का वास्तविक नेता जनरल बख्त खां के हाथों में था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे। बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे और बख्त खां के नेतृत्व वाले दल में प्रमुख रूप से 10 सदस्य थे, जिसमें से सेना के 6 और 4 नागरिक विभाग से थे। यह दल या न्यायालय सम्राट के नाम से ही सार्वजनिक मुद्दों की सुनवाई करता था। बहादुर शाह जफर का विद्रोहियों पर ना तो नियंत्रण था और ना ही ज्यादा संपर्क। बहादुर शाह का दुर्बल व्यक्तित्व एवं वृद्धावस्था एवं नेतृत्व अक्षमता विद्रोहियों को योग्य नेतृत्व देने में सक्षम नहीं था। कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना शाह सभी की पसंद थे। उन्हें कंपनी ने उपाधि एवं महल दोनों से वंचित कर दिया था तथा पूना से निष्कासित कर दिया था, कर कानपुर में रहने पर बाध्य हो गए थे। यानी कि वो कानपुर आए थे पूना से, यानी पूना से निर्वासित कर दिया, इसलिए वो कानपुर पहुंचे थे। विद्रोह के पश्चात नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया और स्वयं को भारत के सम्राट मुगल बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता दी। ठीक है, 27 जून 1857 को सर वी व्हीलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो 27 जून 1857 को सर वी व्हीलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। यहाँ 4 जून 1857 को प्रारंभ हुए विद्रोह में सभी की सहानुभूति बेगम के साथ थी। बेगम हजरत महल के पुत्र ब्रजेश कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया तथा समानांतर सरकार की स्थापना की गई। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी रही। यहाँ के अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ ब्रिटिश रेजिडेंसी में प्रश्रय लिया, लेकिन विद्रोहियों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण किया और हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात ब्रिगेडियर इंग्लिश ने विद्रोहियों का बहादुरीपूर्वक प्रतिरोध किया। बाद में सर जेम्स आउटरम और सर हेनरी हैवलॉक ने लखनऊ को जीतने का यथासंभव प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हो सके। अंत में क्या हुआ कि अंत में नए ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर कोलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई। मार्च 1858 तक लखनऊ पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण पर आ गए थे। फिर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट विद्रोह की घटनाएं होती रहीं। रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया। कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर अपने 40,000 सैनिकों की सहायता से खान बहादुर ने लंबे समय तक विद्रोह का झंडा बुलंद किया। अब आगे देखते हैं, बिहार में एक छोटी रियासत जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने यहाँ विद्रोह किया। 70 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिकों का सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया और ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। ठीक है, अब ये है कि इसमें हम आपको नोट क्या करा सकते हैं। इसमें ये है कि ये कुछ फैक्ट हैं। बहादुर शाह जफर, ठीक है, यानी कि जो विद्रोह हुआ वो बहादुर शाह जफर के नाम से विद्रोह हुआ, लेकिन विद्रोह किया किसने? बहादुर शाह के सेनापति बख्त खां। ठीक है, ये है। अगर पूछा जाए कि दिल्ली के किस राजा ने विद्रोह किया, तो बहादुर शाह जफर ने किया। लेकिन अगर पूछा जाए वास्तविक विद्रोह किसने किया, तो बख्त खां ने किया। ठीक है, जो सेनापति थे बहादुर शाह के। 31 मई 27 जून सर व्हीटलर लीव बैटल, सर व्हीटलर मतलब बैटल से बाहर चले गए। अब कोलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिडेंस के साथ 1857 से 1858 में लखनऊ पर कंट्रोल किया। ठीक है, उसके बाद बेगम हजरत महल। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कानपुर नाना साहब,
ठीक है, साहब ने नेतृत्व किया। ठीक है, उसके बाद लखनऊ में LUCK लखनऊ बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व कमान संभाली। और उसके बाद क्या हुआ, रोहिलखंड के शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने बरेली से, खान बहादुर बरेली। ठीक है, खान बहादुर ने बरेली कमान संभाली। और बिहार के छोटी रियासत जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने, बिहार के जगदीशपुर, यहाँ लिख लो, यहाँ पर बिहार जगदीशपुर, अस्सी वर्षीय कुंवर सिंह ने जो 1857 क्रांति का विद्रोह यानी इसके विद्रोह की कमान संभाली। अब आते हैं आगे। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह के एक अन्य प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। वे मूलतः मद्रास के निवासी थे, बाद में फैजाबाद आ गए थे तथा 1857 विद्रोह के अंतर्गत जब अवध में विद्रोह हुआ तब मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोहियों को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। 1857 के विद्रोह में इन सभी नेतृत्वकर्ताओं में सबसे प्रमुख थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने झांसी में सैनिकों के ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया था। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लाल डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से मना कर दिया था। व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। तदुपरांत गंगाधर राव की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद किया। अब विद्रोह का मोर्चा संभाला। कानपुर के पतनोपरांत नाना साहब के दक्ष सहायक तात्या टोपे ने झांसी पहुंचने पर लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तात्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई की सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया, जहां कुछ अन्य भारतीय सैनिकों ने उनकी सहायता की। ग्वालियर के शासक सिंधिया, ठीक है, सिंधिया कौन था, बैड बॉय, तो सिंधिया ने अंग्रेजों का समर्थन करने का निश्चय किया तथा आगरा में शरण ली। कानपुर ने नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा दक्षिण में अभियान शुरू करने की योजना बनाई। जून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। ग्वालियर का सिंधिया बैड बॉय था वह, ठीक है, ये सब हिंट में आपको लिखा है कि बैड बॉय कौन था, ग्वालियर का सिंधिया, ठीक है, इसने अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 का विद्रोह एक वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न स्थानों पर चला तथा जुलाई 1858 तक पूर्णतः समाप्त हो गया था। ठीक है, 31 मई से शुरू हुआ था, 1857 से 31 मई 1857 से शुरू हुआ था और जुलाई 1858 तक खत्म हो गया था। ठीक है, तो व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत सिद्धांत लाल डलहौजी का है, जिसे बोलते हैं राज्य हड़प नीति। इसके अंतर्गत ये झांसी आ गया था, तात्या टोपे का आ गया था। ठीक है, अब नोट करने वाली चीजें देख लेते हैं। फैजाबाद, देखे हैं कहीं और तो नहीं नोट है पहले से ही। मंगल पांडे मेरठ छावनी से थे। रियल दिल्ली के कलकत्ता रिप्ले की डेथ, जनरल लॉर्ड कैनिंग, लिख लेते हैं फैजाबाद। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला ने कमान संभाली थी। ठीक है, और उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद कानपुर के नाना साहब, और उसके बाद ग्वालियर में तात्या टोपे और झांसी की रानी ने
इसको कब्जे में लिया, और जो ग्वालियर का शासक था सिंधिया, उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया और 1858 में फिर से ग्वालियर को जीत लिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इसमें हम नोट करने वाली थी। अब आते हैं क्रांति की शुरुआत। ठीक है, तो हमारा 1 घंटा पूरा हो गया है। अब क्रांति की शुरुआत कल करेंगे पूरे जोश और शोर से और होश से। तो अगर आप नए हैं तो कृपया करके नोट कर लें और सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें।